हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कंप्यूटर फंडामेंटल में नेटवर्किंग की सीरीज चल रही है हम लोगों की, और आज काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज़ टीसीपी आईपी। जिस तरह से ओएसआई मॉडल पे आप अपनी पकड़ बना लिए पिछले वीडियो के माध्यम से, उम्मीद है कि आप आज के इस वीडियो से टीसीपी आईपी पे अपनी मजबूत पकड़ बना लेंगे। एज वेल एज बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में भी मैंने आपको बताया है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहले तो आज क्या क्या कवर अप होगा इस पे एक नज़र डाल लें हम लोग और अपने सारे सिलेबस को समझें। तो टीसीपी आईपी मॉडल में इन चारों लेयर्स का डिस्क्रिप्शन समझेंगे हम लोग। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेटवर्क लेयर एज वेल एज होस्ट टू नेटवर्क लेयर। सिलेबस जो कवर अप होने वाला है वो ये चारों लेयर्स होंगे, एज वेल एज हम लोग होस्ट टू नेटवर्क एक्सेस लिंक लेयर, जो दो नामों से इसको जानते हैं, चारों लेयर्स के अलग अलग टाइप्स, अलग अलग प्रोटोकॉल्स, उन सबको देखेंगे। जैसे HTTP या HTTPS, FTP, टेलनेट, SSH, SMTP, SNMP, NTP, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं किसी न किसी रूप में, और प्रोटोकॉल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट माना भी जाता है। और इसको आसान शब्दों में चलिए समझा जाए हम लोग, और TCP IP पे अपनी अच्छी पकड़ बनाई जाए। तो चलिए, अब सबसे पहले तो बेसिक डेफिनेशन से शुरुआत करें। TCP IP है क्या? तो ये दो अलग अलग पार्ट को मिला के बना है, और जिसमें से पहले को हम लोग जानते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के नाम से, और जो सेकंड पार्ट है उसे हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। तो TCP IP मॉडल की आवश्यकता वहाँ पड़ेगी जहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा होगा। मतलब अगर आप एक नेटवर्क पे हैं और आपको इंटरनेट चाहिए, तो बिना TCP IP मॉडल के इन्वॉल्वमेंट के आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। इसीलिए TCP IP मॉडल सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया है। आगे बढ़े हम लोग, तो इसे US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 1960s में डेवलप किया था, और इसे धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड उन्होंने फैला दिया, और हम लोगों ने अपना वर्क आगे शुरू कर दिया। TCP IP मॉडल को नॉर्मली 4 लेयर में बांटा गया है। अगर हम लोग OSI मॉडल से तुलना करें TCP IP मॉडल की, तो TCP IP मॉडल में 4 ही लेयर होते हैं, जो चारों लेयर यहाँ पे आपको लिख के दिए गए हैं। इनमें से पहला जो है वो है प्रोसेस ऑब्लिक एप्लीकेशन लेयर, दूसरा है होस्ट टू होस्ट या ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरा है इंटरनेटवर्क लेयर, और चौथा है होस्ट टू नेटवर्क एक्सेस या लिंक लेयर। चारों के चारों लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आगे चल के सबसे लास्ट में मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से ये समझा दूंगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन OSI मॉडल एंड TCP IP। तो वहाँ से आपका कंसेप्ट बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक एक करके हर एक लेयर को और उनमें यूज़ होने वाले डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को अच्छे से समझते हैं और समझें इस स्तर पे कि हमें याद हो जाए, ताकि कोई भी क्वेश्चन अब हमसे मिस ना हो, हम अच्छे से एग्जाम दे पाएँ। चलिए, सबसे पहला मतलब चौथे लेयर से शुरुआत करें हम लोग। व्हाट इज प्रोसेस ऑब्लिक एप्लीकेशन लेयर? जैसा कि नाम सुन के ही लग रहा है, एप्लीकेशन लेयर ठीक वैसे ही है जैसे कि हम लोग OSI मॉडल में देखे थे। फ़र्क बस यहाँ पे ये आ जाएगा, वहाँ पे हम लोग किसी एक नेटवर्क पे एप्लीकेशन रन कराने की बात करते थे, और यहाँ पे हम लोग जो भी देखेंगे वो देखेंगे इंटरनेट के लेवल पे। मतलब ये जो लेयर है ये रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेज करने के लिए, सेटिंग करने के लिए, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, कन्वर्सेशंस टर्मिनेट करने के लिए, कम्युनिकेशन के द्वारा, मतलब कम्युनिकेशन डिवाइसेस जहाँ पे भी हम अभी काम कर रहे हैं उनका एप्लीकेशंस के साथ। इसको अगर थोड़ा सा आसान भाषा में समझें हम लोग, तो अगर कोई भी रिक्वेस्ट हम अपने नेटवर्क पे बैठ के किसी भी वर्क के लिए इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, फॉर एग्जांपल HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या फिर HTTPS जिसको बोलते हैं सिक्योर फॉर्म में, या फाइल ट्रांसफरिंग की बात करते हैं, या फिर हम लोग टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करते हैं, तो इनमें से किसी भी रिक्वेस्ट पे अगर हम कर रहे हैं अपने नेटवर्क के माध्यम से, तो वहाँ पे एप्लीकेशन लेयर इन्वॉल्व होगा, तभी इनके एस्टेब्लिशमेंट, मतलब इनके बीच कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो पाएगा, यानी डाटा का आदान प्रदान हो पाएगा। इनमें कुछ जो प्रोटोकॉल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इनमें से पहला है HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका यूज़ किया जाता है खासकर वर्ल्ड वाइड वेब्स में, और ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करके देता है वेब ब्राउज़र्स और जो वेब सर्वर है उनके बीच में। मतलब अगर मान लीजिए हम लोगों को कोई भी वेबसाइट खोलनी है, तो क्रोम की मदद लेनी पड़ेगी, या मोजिला फायरफॉक्स की, या अदर किसी भी ब्राउज़र की, जिनके माध्यम से हम लोग किसी भी फाइल को, किसी भी वेब पेज को अपने सिस्टम के ऊपर खोल पाते हैं, दैट इज HTTP।
अब अगर वही पेज एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है या ई कॉमर्स से रिलेटेड है तो वहाँ पे जो प्रोटोकॉल इन्वॉल्व होगा वो होगा HTTPS, जिसे हम सिक्योर कहते हैं। आप देखेंगे, आप नेट बैंकिंग के लिए किसी भी बैंक के वेबसाइट को खोलते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा लॉक लग के आ जाता है, मतलब कि ये एक सिक्योर वेबसाइट है, मतलब कि यहाँ पे अगर कोई भी ट्रांजैक्शन किया जाएगा तो वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। और ये जो काम है, ये जो आप कर पाते हैं, वो मेनली एप्लीकेशन लेयर की वजह से कर पाते हैं। अगला है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको, और ये भी एक तरह का सेट ऑफ रूल्स है जो फाइल ट्रांसफरिंग, आप अगर कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह डाटा का आदान प्रदान कर रहे हैं, मतलब फाइल का आदान प्रदान कर रहे हैं इंटरनेट पे बैठ के, तो वहाँ पे FTP इन्वॉल्व होता है। FTP दोनों कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप किसी भी सिस्टम पे बैठ के किसी फाइल को अपने कंप्यूटर से किसी वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं या फिर आप किसी सर्वर पे किसी भी फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं, तो वहाँ बिना FTP के ये इम्पॉसिबल है कि आप उस तरह के ट्रांसफरिंग को, मतलब फाइल ट्रांसफरिंग को परफॉर्म कर सकें। अगला जो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है वो है टेलनेट। इसको मेनली रिमोट कंप्यूटर्स के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब आप कहीं और बैठे हैं, कोई एक सिस्टम है, इंटरनेट के माध्यम से आप उस फाइल को, उसके फाइल को कहीं और बैठ के शेयर कर रहे हैं, और इस काम में जो आपकी मदद करता है प्रोटोकॉल, दैट इज़ टेलनेट, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल। अगला जो है वो है SSH, जिसे हम सिक्योर सेल कहते हैं। सिक्योर सेल का मेन काम है TCP/IP कनेक्शन जब कभी भी इस्टेब्लिश होता है, ठीक है, यानी एक सिक्योर सेशन प्रोवाइड करके देना। जब भी एक यूज़र एक सिस्टम पे बैठ के रिमोट सर्वर पे कोई भी करेक्शंस करना चाहे तो इंटरनेट के माध्यम से वो कर सकता है, और इस काम में जो प्रोटोकॉल वहाँ इन्वॉल्व होता है वो है SSH। अगला है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दिस इज स्पेशली डिज़ाइंड फॉर द ईमेलिंग पर्पस, मेलिंग पर्पस। इस प्रोटोकॉल का मेन काम है किसी भी तरह का मेल जब कभी भी कहीं एक जगह से दूसरे जगह भेजना हो, रिसीव करना हो, या जो भी आउटगोइंग मेल्स हैं सेंडर्स और रिसीवर्स के बीच में, उनके रिले आप अगर ध्यान दें तो एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए ही एक शब्द यूज़ होता है रिले, उनको कंट्रोल करना इसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत होता है। और इंटरनेट के ईमेलिंग कंसर्निंग प्रोटोकॉल्स में इसे सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अगला है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये जो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है इसका मेन काम है जो भी नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइसेज हैं उनकी मॉनिटरिंग करना, इसीलिए यहाँ पे एक मैनेजमेंट शब्द यूज़ हुआ है। मॉनिटरिंग करना मतलब कौन कौन से डिवाइसेज अभी कनेक्ट होकर काम कर रहे हैं, वो कैसे प्रॉपर वे में काम करेंगे, इनके लिए जो एक प्रोटोकॉल डेवलप किया गया, दैट इज SNMP। अगला है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, जिसको हम NTP कहते हैं। ये एक आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड, ये आप इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में समझें। It is used to synchronize the clocks on our computer to one standard time source. It is very useful in situations like bank transactions. हम जब कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो आप ध्यान दें, खासकर बैंकिंग से रिलेटेड वर्क जब भी होता है तो समय बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब आपको एक लिमिट दी जाती है, आप इतने बज के इतने मिनट पे इतने सेकंड पे लॉगिन हुए, आपने ये वर्क किया, आप इतने देर के बाद कुछ भी वर्क नहीं करेंगे तो वो टाइम आउट कर देगा। तो ये सारा कुछ जो मैनेज करता है प्रोटोकॉल वो है NTP। अगला है DNS। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। नाम से ही अगर आपको लग रहा होगा कि डोमेन का मतलब क्या होता है तो ग्रुप्स, तो आप कोई भी अगर IP एड्रेस की बात करें हम लोग, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो होंगे वो हम लोगों का न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, और अगर उसी रूप में हमें दिया जाए तो ये असंभव है कि हम उसे याद कर पाएँ, तो उन्हें हम एक डोमेन नेम के रूप में याद करते हैं। जैसे हो सकता है किसी वेबसाइट का कुछ एक एड्रेस हो 192.168.6.6 इस टाइप से, और एक्चुअल में वो एक किसी वेबसाइट का एड्रेस है, तो उस वेबसाइट के नाम को हम आराम से याद कर सकते हैं, और बशर्ते कि उसके IP एड्रेस को। तो इस तरह के काम में DNS इन्वॉल्व होता है, जिसे हम डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये एक ऑटोमेटिक वर्क करता है। ये IP एड्रेसेस असाइन करके देगा डिफ़ॉल्ट गेटवेज को और अदर नेटवर्क डिवाइसेस को, जो भी क्लाइंट डिवाइसेस उसके साथ जुड़ेंगे। मतलब एक नेटवर्क पे जो भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उनको एड्रेस प्रोवाइड करके देना DHCP की जिम्मेवारी है।
ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आप चाहें तो आप मैनुअली भी डाल सकते हैं। अगला जो है वो NFS, जिसे हम नेटवर्क फाइल सिस्टम कहते हैं। NFS जो है वो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया गया है, जिसके माध्यम से जो भी क्लाइंट है वो अपने फाइल्स को देख सकता है, स्टोर कर सकता है, फाइल को अपडेट कर सकता है रिमोट कंप्यूटर के ऊपर लोकली, जहाँ भी वो अभी काम कर रहा है। चलिए अगले लेयर की तरफ आते हैं, जिसे हम ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेवार होता है, और वो भी एरर फ्री तरीके से, मतलब जो भी पैकेट है वो एक जगह से उठाए और दूसरे जगह डेस्टिनेशन पे डिलीवर कर दे। इस काम में दो प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व वो उसकी मदद के लिए होते हैं, एक है TCP और एक है UDP। TCP को ज़्यादा रिलायबल माना जाता है क्योंकि ये एरर फ्री कम्युनिकेशन करता है एंड सिस्टम्स के बीच में, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में कौन से क्रम में कौन सा डाटा जाएगा उसको क्रम देना और उसे तोड़ना, सेगमेंटेशन तोड़ने को बोलते हैं। मतलब एक बड़ा सा पैकेट है, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ो और सबको एक क्रम दे दो, क्रम संख्या दे दो, डेस्टिनेशन पे भेज दो। पहुंचने के बाद वहां से एक्नॉलेजमेंट फीचर मिलता है, मतलब यस आई हैव रिसीव्ड, ये डेस्टिनेशन का कंप्यूटर उधर से रिसीविंग देगा, और जो भी फ्लो ऑफ डेटा है उस पूरे फ्लो ऑफ डेटा के ऊपर ये अपनी कंट्रोलिंग रखता है, इसीलिए TCP को रिलायबल माना गया है। इसको सीधा समझिए, अगर आपको एक बड़ा सा कोई भी सामान एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है और ये सामान एक बार में कैरी करना इम्पॉसिबल है, तो हम उसे फोल्डेबल फॉर्म में ले आते हैं, मतलब तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में और उसको सीरियली ले लेते हैं। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद वहाँ वो रीअसेंबल हो जाता है, और ये पूरी जिम्मेवारी TCP की होती है। अगला जो है वो है UDP। UDP को TCP की तुलना में कम रिलायबल माना जाता है, क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंट जो TCP है जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, लेकिन UDP जो है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। मतलब ये आपको ले जाएगा, पहुंचाएगा, देगा, लेकिन रिलायबल नहीं है। वो इस बात की गारंटी नहीं लेगा, ना ही कोई एक्नॉलेजमेंट आपको देने जा रहा है कि ये जो पैकेट है ये डेस्टिनेशन पे रिसीव हुआ या नहीं हुआ। अगला है इंटरनेटवर्क लेयर, जिसे हम लोग दूसरी भाषा में नेटवर्क लेयर भी कह सकते हैं। इंटरनेटवर्क लेयर रूटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब रूटिंग प्रोवाइड करना इसका काम है। इसको ऐसे समझिए कि कोई भी एक पैकेट एक जगह से दूसरे जगह अगर जाएगा तो किस रास्ते से होके जाएगा ये डिसाइड करना इस लेयर का काम है, जिसमें सबसे मेन रोल जो है वो IP का है। और इन्हीं दोनों प्रोटोकॉल्स के बेस पे इस पूरे के पूरे मॉडल को ही नाम दे दिया गया TCP/IP। IP जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है, और ये जो भी पैकेट्स हैं वो सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवर हो इसके लिए ये जिम्मेवार होता है, और कौन से एड्रेस पे डिलीवर हो ये उसी पैकेट के हेडर में लिखा होता है। मतलब एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन इज मर्ज्ड इनटू द हेडर ऑफ द मैसेज, हेडर ऑफ द पैकेट। और इसके दो वर्जन है, एक है IPv4 और IPv6। IPv4 पे काम अभी चल रहा है, जिसमें हम लोग 32 बिट तक के एड्रेसेस दे सकते हैं। अब चूंकि बिलियंस ऑफ पीपल नेटवर्क से जुड़ने लगे हैं, इंटरनेट पे पीपल की संख्या बढ़ गई है, तो अगले टेक्नोलॉजी पे विचार हो रहा है, चल रहा है, इम्प्लीमेंट में बहुत जल्द आने वाला है, जिसे हम IPv6 कहते हैं, जिसमें 128 बिट का पूरा आपका एड्रेसिंग स्कीम हो जाएगा। ये एक अलग टॉपिक है, हम बताते हैं आपको, अगला एक वीडियो इस पर ही बना देंगे हम आपके लिए, जिसमें आप पूरा IP एड्रेसेस के बारे में जानेंगे और काफ़ी छोटे छोटे टर्म्स में वहाँ पे आपका क्लियर करके दे दूंगा। नेक्स्ट है ICMP। इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, और ये एक IP डेटाग्राम से रिलेटेड है, और इसका मेनली यूज़ होता है वहाँ पे जहाँ पे इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में IP डेटाग्राम्स हो और होस्ट विद इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क प्रॉब्लम्स। इसको थोड़ा सा आसान भाषा में कोशिश करते हैं हम आपको समझाने का। तो ये एक IP डेटाग्राम के अंदर रहता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इस बात के लिए कि जो भी इंफॉर्मेशन होस्ट को चाहिए नेटवर्क प्रॉब्लम से रिलेटेड वो प्रोवाइड करके देगा। ARP का काम है जो भी सिस्टम जिस पे बैठ के अभी हम काम कर रहे हैं और इसके बारे में, इसके एड्रेस के बारे में हमें जानकारी चाहिए, तो वहाँ पे एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल हमारी मदद करता है। और इसके ठीक उल्टा RARP होता है, जिसे हम रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल कहते हैं, और ये जो फिजिकल एड्रेस है हमारा उसे ट्रांसलेट करता है IP एड्रेस के रूप में। तो ARP फिजिकल एड्रेस, RARP IP एड्रेस। अगला
होस्ट टू नेटवर्क असिस्ट लेयर, ये आपका आखिरी लेयर है, और अगर मॉडल के हिसाब से देखें हम लोग तो ये पहला लेयर है। ये जो लेयर है ये हमें प्रोवाइड करके देता है सबसे मेन काम, मतलब जो भी नेटवर्क से जुड़े हुए जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं या अदर डिवाइसेस हैं उन तक पैकेट को ले जाके और डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू डाटा कम्युनिकेट करना है इंटरनेट के माध्यम से, तो वहाँ ये इन्वॉल्व होगा। तो चलिए इसके बेसिक बात को समझें हम लोग, बेसिक डेफिनेशन को। तो दिस लेयर प्रोवाइड द मीन्स फॉर द सिस्टम टू डिलीवर डेटा टू द अदर डिवाइस ऑन अ डायरेक्टली अटैच्ड नेटवर्क। मीन्स की बात हो रही है, मतलब कम्युनिकेशन मीडियम की बात हो रही है। फिर से वही बात जो फिजिकल लेयर के साथ देखे थे हम लोग, तो ये डिफाइन करता है नेटवर्क को, कैसे कोई भी आईपी डेटाग्राम ट्रांसमिट होगा, और इसमें जो दो मेन प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व होते हैं वो है पीपीपी और IEEE 802.3। जो पीपीपी है वो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, और ये जो कम्युनिकेशन यहाँ पे जो भी होता है वो टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से होता है इंटरनेट पे, और पीपीपी कनेक्शन जहाँ भी होगा वहाँ फिजिकली सिस्टम्स कनेक्ट रहते हैं टेलीफोन लाइन के माध्यम से, और वहाँ ये प्रोटोकॉल इन्वॉल्व होता है और एक पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करता है। दूसरा जो है वो है IEEE 802.3। ये वर्क करता है एक्चुअली मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यानी मैक एड्रेस के बेस पे, यानी हार्डवेयर एड्रेस के बेस पे, यानी लैन एड्रेस के बेस पे। लैन मत कहिए, इथरनेट एड्रेस बेस पे, जो एक यूनिक, आपको इस तरह से याद करना होगा कि जिस तरह हर मोबाइल का एक IMEI नंबर होता है और वो यूनिक होता है, ठीक उसी तरह से हर एक कंप्यूटर में अगर एक नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है, NIC लगी हुई है, तो उसका एक यूनिक एड्रेस होगा जिसे हम मैक एड्रेस कहते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ उसी सिस्टम का होगा। और IEEE जो है वो उसी के बेस पे काम करती है। और आगे देखें हम लोग, तो ये एक जनरली लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो वाइड एरिया नेटवर्क के साथ भी मिलके, मतलब दोनों पे यूज़ हो सकता है। फिजिकल कनेक्शंस जो यहाँ पे जोड़े जाते हैं वो बिटवीन नोड्स एंड और इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस होते हैं, जैसे हब, स्विच, राउटर और भी बहुत सारे कॉपर या फाइबर केबल्स। तो IEEE में जो कनेक्शन जब भी होगा तो वो पूरा का पूरा कनेक्शन फिजिकल नज़र आएगा आपको, और IEEE का कंसेप्ट कई रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। वाईफाई के लिए 802.11 हो जाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड है जो स्टीम के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर स्टीम के द्वारा डिसाइड की जाती है। एक वर्किंग ग्रुप है, और वो जो भी हमें देते हैं इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो वो एक प्रोटोकॉल बना के देते हैं, उन्हीं के हिसाब से हमें अपना कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना पड़ता है। अब डिफ्रेंशिएट कर लें हम लोग TCP/IP और OSI मॉडल को। आप इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में OSI मॉडल को अगर देखेंगे तो वहाँ पे इन 3 लेयर्स को मैंने अलग अलग डिस्क्राइब करके दिया है। अब यहाँ पे अगर इन तीनों को कंबाइन कर दें हम लोग तो यहाँ अकेला ही एप्लीकेशन लेयर बन जाता है। मतलब जो भी काम ये 3 लेयर मिलके करते थे वहाँ पे ये अकेला एप्लीकेशन लेयर TCP/IP मॉडल में करेगा। दूसरा, जो भी काम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर करता था वही काम यहाँ भी ट्रांसपोर्ट लेयर कर रहा है। यहाँ केवल नेटवर्क के लेवल पे था, यहाँ इंटरनेट के लेवल पे होगा। यहाँ नेटवर्क लेयर वाले काम की जिम्मेवारी नेटवर्क लेयर की होती है, और डाटा लिंक और फिजिकल ये दोनों मिलके जो काम करते थे वो यहाँ पे होस्ट टू नेटवर्क लेयर के द्वारा किया जाएगा, या इसी को लिंक लेयर के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको कहीं भी एग्जाम्स वगैरह में TCP/IP और OSI मॉडल डिफ्रेंशिएट करके देना पड़े तो आप एक तरफ OSI बनाइए, दूसरे तरफ TCP/IP। डायग्राम के द्वारा आप आसानी से दिखा सकते हैं कि TCP/IP मॉडल में और OSI मॉडल में क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये कंसेप्ट भी याद है तो आप आराम से ये पूरा कंसेप्ट लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप TCP/IP और OSI मॉडल दोनों समझ गए होंगे, और ख़ासकर जितने प्रोटोकॉल्स हैं और उनके एब्रिविएशन, उनके फुल फॉर्म्स, ये आप पक्का याद कर लें क्योंकि ये लाइफ टाइम आपके काम आने वाले। TCP/IP का पूरा कंसेप्ट एज वेल एज जितने इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व होते हैं TCP/IP के साथ, उन पे उम्मीद है हमारी कि आपने अपनी पकड़ बना ली होगी। प्रोटोकॉल्स एटलीस्ट आप अच्छे से याद कर लें, समझ लें, क्योंकि हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में, वो चाहे गेट का एग्ज़ाम होता हो या CCC का एग्ज़ाम होता हो, प्रोटोकॉल से ऑब्जेक्टिव्स रहते ही हैं। बैंकिंग के क्वेश्चंस में रहते हैं, रेलवेज में रहते हैं। तो आप प्लीज़ मेहनत करें। काफ़ी मेहनत से सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है, काफ़ी मेहनत की जाती है वीडियोस बनाने में, आप उसका फ़ायदा उठाएं। अगर आपको ये पूरा वीडियो काफ़ी पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करें, इसके लिंक को आप अपने दोस्तों में शेयर करें,
और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।